जगाइए, यहाँ के पुलिस को जगाइए। आज एक बच्ची है, ऐसी पता नहीं कितनी बच्चियाँ यहाँ होंगी। हम ये चाहते हैं कि समाज को, प्रशासन को, खासकर विशेषकर पुलिस अधिकारियों को एक संदेश जाए, उन्हें आप जगाएं कि भाई कुछ तो आप आगे बढ़ो। अगर एक महिला जो एक अच्छे घर से है, अगर आप उसे मदद नहीं कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये गलत है या सही है, पहले आप मदद तो करो, जांच करो। आपको किसने रोका है जांच करने में? नहीं रोका। आप जांच करिए, दिल खोल के जांच करिए, सारी स्थितियां आप देखिए। मैडम आप क्या चाहती हैं फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस से? क्या चाहती हैं? क्या चाहती हो बेटा, बता दो। जो मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी भी विधवा या किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। समाज और प्रशासन को उनकी सुरक्षा, सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समय पर कदम उठाना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है ना, तो इनको देख के कल कोई और भी हिम्मत करेगा किसी और की बेटी के साथ करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो, किसी की भी बहन के साथ ऐसा ना हो। सारी सीमाएं लांघ दी, कोई ऐसी सीमा नहीं बची जिसके तहत इस पर अत्याचार नहीं किया गया। साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाकर इसे अपाहिज कर दिया, इसे इतना मोहताज कर दिया और इतना डरा दिया कि अगर तुमने किसी प्रकार का यहाँ पर कोई प्रयास किया तो तुम्हारा प्रयास पहले तो व्यर्थ होगा, उल्टा तुम्हारे परिवार को और तुमको हम और मुश्किल में डाल देंगे। बेहतर होगा तुम अपने आप को यहाँ से हटाओ। तुम्हें प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम्हारे पति की सारी संपत्ति हमारे पास है, पूरा ऑफिस हमारे पास है। तुम अपने आप को 0/0 मान के चलो। यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। तुम शादीशुदा हो, 15 साल तुम्हारा वैवाहिक जीवन चला, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी को हमने इतना तैयार कर दिया है कि तुम आगे से कोई भी काम करोगी, तुम्हारी बेटी को हम एक मोर्चा की तरह तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा कर देंगे। जबकि बेटी नाबालिग है। नाबालिग बेटी को जिस तरह से बहकाया फुसलाया, मैंने तो पहला ही उदाहरण अपने जीवन में देखा है। मैंने 27 साल फौज की नौकरी करी है, 28 साल मुझे वकालत करते हुए हो गए। मैं अपने मन से कह रहा हूँ, ऐसा विविध दृश्य, पारिवारिक दृश्य मेरे जीवन में कभी नहीं आया। मैं एक अच्छे घराने से हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन क्या एक परिवार अपना बेटा जिसकी लाश घर में पड़ी हो, वो बहू से मारपीट कर रही है बाहर, कहती निकल जा, तेरे को चेहरा नहीं देखने दूंगी। न बेटी को चेहरा देखने दिया, जो कि उसकी पोती है, उसको चेहरा नहीं देखने दिया अपने पिता का, मृत पिता का। ना उसकी पत्नी को चेहरा देखने दिया। हिंदुओं के जो भी संविधान है, जो भी व्यवहार है, कितना भी वैमनस्य हो, मृत्यु के समय सारी चीजें दुर्लक्ष्य की जाती है। लेकिन कि आप वकील हैं, आप इनके साथ हैं। मैं वकील तो हूँ, हाँ। वकील हूँ मैं बाद में, पर मैं इनका पारिवारिक हितैषी हूँ। हितैषी भी हैं आप, वकील भी हैं। तो आप एक चीज बताइए जी कि इतनी अब तकरीबन साल 1.5 साल कितना टाइम हो गया है जी जी आपकी तरफ से किस तरह 11 महीने हो गया आज। किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि इनको कुछ रिलीफ दिया जा सके? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आभारी हूँ आपके प्रश्न का, बहुत जायज प्रश्न किया है और मैं सम्मान देता हूँ आपके प्रश्न को। हमने जब देखा दिल्ली जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन फेल, हमने देखा जम्मू पुलिस फेल, हमने देखा ये सारा एक ग्रुप बन गया इसके खिलाफ, तो हमने बेहतर यही समझा कि मोर्चा बदला जाए। तो हमने सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाकर के इस बच्ची के लिए हमने सबसे पहले 3 मुकदमे ट्रांसफर कराए। पहला तो कस्टडी का, जो कि नाबालिग बच्ची है, उनकी कस्टडी में है, जिसका एजुकेशन इन्होंने तोड़ दिया है, उसे लापता कर दिया है, इसके सामने कभी नहीं आते थे। एक तो केस वो किया। दूसरा, जो आप कल्पना नहीं कर सकते, जो मेरा पारिवारिक मैट्रिमोनियल होम जिसे कहते हैं, 15 साल का मेरा मैट्रिमोनियल होम, मेरे पति के जाने न जाने तुरंत जाकर के उस पर स्टे ले आए ताकि मैं घर में प्रवेश ना कर सकूं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ जिस घर में रहती है, उस घर के अंदर आपने प्रवेश निषेध कर दिया। आपने ये कह दिया कि अगर जाएगी तो तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और बड़ा दुख से हमें कहना पड़ता है कि सबऑर्डिनेट जूरी ने बिना मुझे मौका दिए, बिना मेरी हियरिंग करे, कि जो मेरे पे आरोप लगाए गए सूट के अंदर, कम से कम मुझे एक बार बुला तो लेते, पूछ तो लेते कि मैडम क्या आपने ऐसा ऐसा किया। ना जी ना, सीधा स्टे ऑर्डर पास कर दिया।
उस स्टे ऑर्डर का प्रादुर्भाव इतना बुरा रहा, इतना बुरा असर रहा कि उस स्टे ऑर्डर के बेस पर इन्होंने सारा चक्रव्यूह प्रयाग किया। हम ये कह सकते हैं कि ये स्टे ऑर्डर जो है ये पहिए की मेन कील है, इसी के तरफ इन्होंने चारों पहिया घुमाया। जैसी इनका इनकी एक प्लानिंग जैसी कामयाब हुई, ये दूसरे प्लानिंग पर आ गए। इस पर इल्जाम लगाया कि इसने जहर दे दिया। कोई अपने पति को जहर दे के मार दिया, ठीक है, सौभाग्य से ऐसा कुछ इसका काम नहीं था। बाकायदा सरकार की एफएसएल रिपोर्ट आई जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है द कॉज ऑफ डेथ इज कोरोनरी अटैक। देखिए आप, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम एक बच्ची पे इल्जाम लगा रहे हैं। बच्ची भी कहा कि कोई पराए गांव की नहीं है, जम्मू की, सामने की। कहा चलो भाई ससुराल उधमपुर की होती या मायका उधमपुर का होता तो हम मानते हैं, ससुराल यही है, मायका यही है। आज आप मीडिया में आने को जी जी सर्वोच्च न्यायालय में आ गए। मेरी सास जो है वो लगातार हमारे घर में इंटरफेरेंस करती थी, मेरे हस्बैंड को भी मेंटली टॉर्चर करती थी। हमारे घर में इंटरफेरेंस उनका शुरू से ही बड़ा ज़्यादा था, तो हम मतलब एडजस्ट ही कर रहे थे उनके साथ। हम कहते थे, हम इग्नोर करते थे, चलो ठीक है, घर के हैं, घर के मामले हैं, बड़े हैं, क्या ही बोलना है इनको। हमेशा मेरे हस्बैंड कई बार उनको समझाते भी थे कि आप अपने हम अपने तरीके से रह रहे हैं, हम ठीक है आपस में, लेकिन उनको इंटरफेरेंस करने की कुछ ज़्यादा ही वो थी। हमेशा ही वो उनको, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर करते रहते थे और हमारे बीच में फ्रैक्शन क्रिएट करवाते रहते थे। हस्बैंड का कैसा रिलेशन था आपके साथ? किस चीज़ के एलिगेशंस आप कर रहे हैं? हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन अच्छे ही थे, 15 सालों से हम साथ में ही रह रहे हैं, 2 बेटियां हैं। लास्ट टाइम पे और जब उन्होंने उनकी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मेरे पास बैठे थे, बातें ही कर रहे थे हम दोनों। एकदम से उनको भी नहीं पता चला कि कुछ हो रहा है, तो मेरे को बताते, तो मैं उनको पता चलता तो मेरे को बताते। बस पानी पिया तो उसी टाइम उनको ऐसे हो गया, मुझे भी नहीं समझ आया कि हुआ क्या। मैडम आप एक चीज़ बताइए, इसमें जो आपके साथ की पूरी आपने व्यथा बयान की है, इसमें आपने कानूनी सहायता ली है, तो क्या अभी तक उस कानूनी सहायता से निकल कर सामने आया है जिससे आपको रिलीफ मिल सके? मुझे तो कोई रिलीफ मिला नहीं। कानूनी सहायता जम्मू की जितने भी है, जो भी हमारा प्रशासन है, इनसे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, इनसे कोई मुझे हेल्प नहीं मिली। आप पर इल्जाम क्या लगे थे जो आप कह रहे हो? उसी टाइम उन्होंने मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी, मेरे ऊपर हाथ उठाया, कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि इसने मारा, इसने जहर दिया, इसने मारा। नहीं, आप परफॉर्मेंस सेल में गए, वहाँ पे आपको कोई सहायता मिली? कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। मेरे नंदोई है एक, जी सुनील जम्बाल है उनका नाम। मतलब आपका कहना है कि प्रशासन पे भी उनका दबदबा है, उन्होंने जोर लगाया आपकी बात को उन्होंने, दबाने की कोशिश वो डीसी ऑफिस में ड्राइवर है, तो वो वहाँ से फ़ोन करवा देते थे सारे डिपार्टमेंट में। ऊपर से मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, तो ये बीच में बड़ा ज़्यादा वो करते थे। वो बेटी से कब से नहीं मिले आप डिमांड क्या? 1 साल हो गया है, बात भी नहीं होती बेटी से? नहीं, फ़ोन भी उन लोगों ने छीन लिया मेरी बेटी का। मैंने कई बार ट्राई किया, नंबर बंद आता है। कोर्ट में कस्टडी के लिए कोई? हाँ, आपने क्या जम्मू मैं गई थी लेने अपनी बेटी को, लेने जम्मू गई कोर्ट थी। में, जम्मू के जो अदालतें हैं, क्या वहाँ पे आपने अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए इस तरह का कोई सूट फाइल किया हुआ? किया है, दिल्ली में किया हुआ है, दिल्ली में किया हुआ है, क्योंकि ये लोग मुझे यहाँ पे मेरे साथ गाली गलौज करते थे, मुझे मेरे ऊपर हाथापाई स्टार्ट कर देते थे जब भी मैं इस साइड आती थी। तो फिर मुझे धमकियाँ देते थे कि ये अगर ये यहाँ पे रही, यहाँ आई तो हम मारेंगे इसको। तो फिर मैं दिल्ली चली गई, वहाँ पे हमने केस वहाँ पे सारे वो किए। मेरी ये बड़ी दीदी है, बड़ी सिस्टर है, ये एडवोकेट है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र किए, तो अब दिल्ली में है सारे केस।
और एक बेबस माँ हूँ। और मेरे साथ जो मेरे ससुराल वालों ने किया है, मैं वो आप भी आपको बता रही हूँ, और समाज के लिए चेतावनी है। मेरे पति की डेथ हुई थी 28 जनवरी 2025 में कोरोनरी अटैक से। फिर भी मुझे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए और मुझे झूठे मामले में फंसाकर मुझे मेरे हस्बैंड की डेथ का जिम्मेदार ठहराया और मुझे बदनाम किया, ताकि मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाला जा सके। ना उन्होंने मुझे मेरे पति का लास्ट क्रिमेशन ज्वाइन करने दिया, ना उनका चेहरा देखने दिया लास्ट टाइम पे, ना मेरी बेटी को देखने दिया, और मुझसे मेरे अस्थि विसर्जन का अधिकार भी उन लोगों ने छीन लिया। बिना ही किसी कारण के उन्होंने मुझे शारीरिक और मानसिक उनकी क्रूरता मुझे झेलनी पड़ी, सिर्फ ससुराल वालों की वजह से। मेरी बड़ी बेटी जो है, उन्होंने मेरी बड़ी बेटी को जबरदस्ती अवैध कस्टडी में रखा और झूठे आरोप का साधन बनाया। और मार्च 2025 से उन्होंने मेरी बेटी को स्कूल में नहीं डाला, ना उसकी पढ़ाई करवाई, पूरी तरह से उसको घर में कैद करके रखा हुआ है। ना मुझसे बात करने देते हैं, ना मेरी छोटी बेटी से बात करने देते हैं, और मुझे हमेशा ही नुकसान पहुंचाने के लिए उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये शहर छोड़ने की धमकियां दी गई, जिसके कारण मैं अपनी नाबालिग बेटी के साथ जम्मू छोड़कर दिल्ली में रह रही हूँ। मेरा मैट्रिमोनियल हाउस उन्होंने एक्स पार्टी के रूप में सील करवा दिया, और मेरे हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी है, उनका ऑफिस है, जो भी था, उन्होंने जबरदस्ती हड़प लिया। उनके ऑफिस को मेरी सास ने सेंटर लॉक लगा के अपने कब्जे में करके रखा हुआ है।